बता दूं ना। सर किसी भी विनम्रता म्यूट दिस फेलो। ओके, तो अभी किसी स्टूडेंट ने मेरे से बात की थी कि भाई आप इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज कब करोगे। इलेक्ट्रिक फर्नेसेस का यूज करने का मतलब एक तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पे कोई रिएक्शन करवा रहे हो। वो मैं तब करवाऊंगा जब मुझे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना। तो अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स या एस ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड्स को मेटल की फॉर्म में लेना, तब मैं ये काम करूंगा। इज दैट क्लियर जिसने अभी ये पूछा था? यस सर। सर ओके, हाँ सर किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे या कैसे करेंगे, वो तो इसी से पता चलेगा उसमें इम्प्योरिटी कौन कौन सा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे कभी कोई क्वेश्चन फुल फ्लैश एक्सट्रैक्शन पे नहीं आएगा। जब आप शीट के क्वेश्चंस करोगे आपको पता लगेगा क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। जिस वे में आपको यहाँ एक्सट्रैक्शन पढ़ाई जा रही है ना, एग्जैक्टली क्वेश्चन वैसी फॉर्मेट में आएगा। इस चैप्टर की यही ब्यूटी कि आपको क्वेश्चन को वो टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं पूछते, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड जो रियलिटी में ऐसे होते हैं, इनको चेंज करके नहीं पूछा जाता कभी भी क्वेश्चंस को। हाँ, कोई दूसरा स्टूडेंट भी कह रहा था। हाँ सर। सर वो अगर हमने जितने कितने एक्सट्रैक्शन पढ़े जितने मेटल्स के, तो उनकी तरह कोई और हो सकता है जिनकी सेम एक्सट्रैक्शन हो? हाँ, हो सकती है। जैसे अभी तो हम कौन कौन मैग्नीशियम की जैसे मैं अभी मैग्नीशियम की एक्सट्रैक्शन करने लगा हूँ, तो जैसे तो मैग्नीशियम अगर की एक्सट्रैक्शन होगी मोस्ट लाइकली पोटाशियम सोडियम अल्कली मेटल की वैसी होगी। ओके सर, मतलब कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिनका प्रोसेस सेम हो लेकिन वो दूसरे और से? नहीं नहीं, आपके सिलेबस में जितनी और है उन्हीं का क्वेश्चन आएगा। इसलिए अगर आपको Okay. 7 टाइप्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ा रहे तो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला। सर हम्म सर ऐसा कमर्शियली पॉसिबल है कि एक ही ओर से दो मेटल निकाल लें? नहीं, नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक ना एक तो मेजर मेटल बनेगा, फिर एक ना एक माइनर। हमने जो पीबीएस और जेडएनएस का देखा था, तो मतलब उनके अंदर इम्प्योरिटीज ऑलमोस्ट सेम थी। बस और को हम लेकिन जेडएनएस की और बोल रहे थे इसलिए कि कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा थी। मतलब एक तरह से वो सेम रॉक में मिलेंगे ना, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो वो मे बी मे नॉट बी, क्योंकि मिनरल तो दुनिया में बहुत सारे हैं। हो सकता है एक मिनरल जिंक सल्फाइड में रिच हो और लेड सल्फाइड में रिच ना हो, और दूसरा मिनरल जैसे गैलेना है वो पीबीएस में रिच है, लेकिन जो जिंक सल्फाइड की मैंने ओरली जिंक ग्लांस, वो जिंक सल्फाइड में रिच है। मैं तो उसी को और यूज करूंगा जिस मेटल को मैं लेना चाहता हूं उसकी कंसंट्रेशन या उसके सॉल्ट की कंसंट्रेशन उस और में ज्यादा हो। राइट? यस सर। और कोई क्वेश्चन पूछो, शाबाश, बहुत अच्छा लग रहा है। एनी अदर क्वेरी? ओके, आवाज आ रही है ना? करूं मैं स्टार्ट क्लास? यस सर। ओके, तो so now I am going to start with extraction of magnesium. This is very unimportant extraction, but फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई मेंस में तो नहीं, पर स्कूल के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सो हेडिंग बना लो एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम, और इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में करेंगे। तो इसमें आप बिल्कुल वैसे लिखोगे जैसा मैं आपको यहां लिख के बताने लगा हूं ना, बिल्कुल आप वैसे काम करोगे। मैग्नीशियम की जो मेन ओर है वो बेसिकली है कार्नालाइट। इट्स फॉर्मूला इज पोटाशियम क्लोराइड with magnesium chloride and 6 water. This is the main ore of magnesium. Okay, so first write down
impure ore, solution is concentrated by evaporation, cooled down, crystallization starts. Crystallization starts. KCl, crystals and filtrate is of MgCl2. जस्ट कॉपी पेस्ट करो, फिर मैं समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं. जस्ट नोट इट डाउन. Concentrated by evaporation, cooled down, crystallization starts. MgCl2.6 water crystallizes, filtrate MgCl2 aqueous, second, extraction of MgCl2 from seawater. Concentrated seawater, lime water, and filter. Filtrate remaining water, residue is of MgOH twice, add dilute HCl, MgCl2 solution, concentrate by evaporation, cool and allow crystallization. Residue and MgCl2.6 water solid crystallizes. Just copy paste करो पहले. Filtrate,
Once you are done, then let me know. I will start explaining it. Done, sir. Noted, sir. Noted? नो सर सर, एक मिनट। Okay. नो सर, नो सर। ओके, आराम से करो नोट। नोटेड। चलो करें स्टार्ट। कर लिया नोट सबने? Yes, थोड़ा टाइट। Done, sir. ओके, देखो क्या हो रहा है। एक्चुअली यहां पर हम एक टेक्निक यूज कर रहे हैं। देखो, कार्नालाइट में पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और इन दोनों की ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ये कम सॉल्युबल है, ये ज्यादा सॉल्युबल है। इन दोनों में से ये ज्यादा सॉल्युबल है। और उसी की पहचान ये है कि इट इज मोर वाटर लविंग। इसलिए जब भी ये आपको फ्री मिलेगा, मतलब इसके बगैर मिलेगा, ये कभी MgCl2 की फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये हमेशा आपको इस फॉर्म में मिलेगा। हमेशा इसके साथ कुछ ना कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेंगे, क्योंकि इस सब सॉलिड की प्रॉपर्टी है, ये डेलिक्विसेंट है। ये एयर में पड़े पड़े मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है, मतलब ये वाटर लविंग है बेसिकली। और ऐसा इसलिए क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर +2 चार्ज है, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। दे वांट वाटर टू गेट एब्सॉर्ब। पोटेशियम क्लोराइड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके केटायन पे +1 चार्ज है, इसका साइज बड़ा है। मैग्नीशियम 2+ पे चार्ज +2 यूनिट है, उसका साइज छोटा है और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। सो इट इज मॉइस्चर लविंग। अगर नमक को अगर हवा में खुला छोड़ दे तो नमक मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। वो सोडियम क्लोराइड के कारण नहीं होता, वो इसके कारण है क्योंकि नमक में ये इनबिल्ट इंप्योरिटी है। इसलिए कॉमन सॉल्ट एब्सॉर्ब मॉइस्चर, बिकॉज कॉमन सॉल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी होती है। इट इज डेलिक्विसेंट, इट इज मॉइस्चर लविंग। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हमने इसकी इम्प्योर ओर ली, इसको पानी में घोल देना, अच्छे से पानी में घोल देना, इसका सोल्यूशन बना लेना। अब इसको उबाली जाना है, काढ़ना है। आपने ये वर्ड सुना, काढ़ना, दूध काढ़ते हैं जैसे, बॉयल करते जाना है। बॉयल करेंगे तो पानी इवेपोरेट होगा। अगर पानी इवेपोरेट होगा तो सॉल्वेंट घटता जा रहा है, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि सॉल्वेंट तो इवेपोरेट हो रहा है। तो ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करने दिया जाता है। जब आप सॉल्यूशन को ठंडा करने दोगे तो KCl के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पानी में से बाहर निकलना शुरू कर देता है। अगर दो चीजें पानी में घुली हुई हैं और अगर आप ठंडा करो, एक सर्टेन टेम्परेचर तक ठंडा होने पे ए मटेरियल क्रिस्टलाइज हो जाए, फिर कुछ और ठंडा करने पे बी मटेरियल क्रिस्टलाइज हो जाए। मान लो आपने टेम्परेचर ना, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री, आपने टेम्परेचर बॉयल करके पहुंचा दिया 100 डिग्री। 100 डिग्री से जैसे 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 ठंडा कर रहे हो तो टेम्परेचर घटेगा सोल्यूशन का। मान लो 100 डिग्री से 80 डिग्री पे आने पर पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी घट गई, ये क्रिस्टल्स बनाने शुरू कर दे। पर जब तक पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल बना रहे तब तक मैग्नीशियम क्लोराइड अभी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर लविंग ज्यादा है। और फिर मान लो 80 डिग्री से 25 डिग्री पर आने पर मैग्नीशियम क्लोराइड के भी प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाए, क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाए। तब तक पोटेशियम क्लोराइड काफी ज्यादा मात्रा में क्रिस्टलाइज हो चुका होगा। तो जब भी कभी दो मटेरियल ऐसे हो जिनकी सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस हो, तो हम उनको पहले सॉल्यूशन बना के पूरे पानी में डिसॉल्व करके डाइल्यूट सॉल्यूशन में काढ़ा जाता है, बॉयल किया जाता है। जब सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाता है
तो कंसंट्रेट करने के बाद उस सॉल्यूशन को जब आप ठंडा करोगे तो उसके अंदर जो जो मोर देन वन सॉल्यूट है उनके क्रिस्टल्स बनेंगे, और यदि दोनों के क्रिस्टल्स बनने का टेम्परेचर काफी डिफरेंट है तो एक जो पहले क्रिस्टलाइज होगा वो होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठा रहे हैं। तो हमने उसका सोल्यूशन बनाया, किसका? इम्प्योर ओर का। इसको पानी में घोल दिया अच्छे से। अब हमने उसे इवेपोरेट करना, पानी को बॉईल करना ताकि सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाए। फिर उसे ठंडा करना शुरू कर दो। जैसे ठंडा करोगे एक चीज पानी में से बाहर निकलेगी। कौन सी चीज? जो लेस सॉल्युबल है। तो केसीएल के क्रिस्टल बनेंगे। तो केसीएल के जब क्रिस्टल्स बन रहे हैं आप उनको फिल्टर कर दो। पीछे जो सोल्यूशन बचेगा जिसमें अभी जो भी प्रेजेंट है वो घुली हुई फॉर्म में है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट के अंदर MgCl2 अभी भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, और ये डिसॉल्व्ड फॉर्म के लिए मैंने यहां सिंबल लिखना है एक्वस। अब हमारा सोल्यूशन मैग्नीशियम क्लोराइड में रिच है, पर मैग्नीशियम क्लोराइड घुली हुई अवस्था में है। KCl को हमने फिल्टर करके सेपरेट कर लिया। जो फिल्टर करके सेपरेट कर लिया ये रेसिड्यू, और जो अभी भी पानी के अंदर मौजूद है घुली हुई फॉर्म में है, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैं इसके साथ वही टेक्निक करूंगा जो मैंने यहां की। अब इसको फिर से मैंने बॉईल करना शुरू कर दिया। बॉईल करूंगा, पानी उड़ता जाएगा। तो अब सोल्यूशन MgCl2 में कंसंट्रेट होगा। MgCl2 जब कंसंट्रेट हो गया, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया, अब मैं इसको कूल करूंगा। कूल करूंगा तो क्रिस्टल्स बनने शुरू होंगे, अब मैग्नीशियम क्लोराइड के। पर मैग्नीशियम क्लोराइड के जितना अमाउंट क्रिस्टलाइज होगा वो सारे का सारा आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ मिलेगा, क्योंकि इट इज डेलिक्विसेंट। पर जितना भी MgCl2 सोल्यूशन में डिसॉल्व है वो सारे का सारा क्रिस्टलाइज एक बार में नहीं होता। उसका कुछ पार्ट प्रेसिपिटेट हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, कुछ पार्ट नहीं होता, कुछ पार्ट अभी भी वही है। तो इस पे फिर से रिपीट की जाती है ये प्रोसेस। यानी कि जो MgCl2 का अमाउंट क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा उसको फिर से पानी में घोल के डाइल्यूट करके फिर से बॉईल करना, काढ़ना, फिर से कंसंट्रेट करके उसको ठंडा करना है। तो MgCl2 के प्रेसिपिटेट आपको मिलते जाएंगे, क्रिस्टल्स मिलते जाएंगे। अब ये क्रिस्टल्स जो मिलते जाएंगे यही हमें काम की चीज थी, और जो पार्ट नहीं क्रिस्टलाइज हो रहा उसको दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करते जाओ। आई होप यू गॉट दिस आइडिया कि हमें MgCl2 कैसे सेपरेट करना। तो हमारे पास एक ओर है, इम्प्योर ओर को पहले पानी के डाइल्यूट सोल्यूशन में घोल दिया। अब पानी बॉईल करवाओ, कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को अब फ्लेम या बर्नर से हटा दो। अब उसको आइस बाथ में रख दो, ठंडा कर दो। तो एक चीज के क्रिस्टल्स बनेंगे पहले जो कि लेस सॉल्युबल होगी, तो KCl क्रिस्टल्स बनके सेपरेट हो जाएगा। इट इज फिल्टर्ड। अब जो फिल्टर नहीं हो पाया, जो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाया, जो अभी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट है, वो है MgCl2 का सोल्यूशन। अब इसके साथ वही प्रोसेस करो जो आपने इसके साथ की। अब इसको पानी में घोल दिया, डाइल्यूट सोल्यूशन पहले बना लो, फिर उसको बॉईल करते जाओ, इवेपोरेट करवाओ ताकि सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाए, और फिर ठंडा करना शुरू कर दो। अब इसके क्रिस्टल्स बनेंगे, पर ये हमें ध्यान में रखना है, इट इज डेलिक्विसेंट, इट ऑलवेज क्रिस्टलाइजेस इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जो इसका जितना हिस्से में क्रिस्टल्स नहीं हुए वो फिल्ट्रेट वाले पार्ट में रिपीट करो ये प्रोसेस। तो ये हमारी ओर को कंसंट्रेट किया जा रहा है। हमारी मेन अभी मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, हमारा काम मैग्नीशियम ऑब्टेन करना है। अभी हमने अपनी ओर में सिर्फ इस चीज को इससे अलग किया है। तो अभी जब हमारे पास ये आ गया, हमारी इम्प्योर ओर प्योर ओर हो गई। ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, सेकेंड स्टेप। अब अगर मैं बात करूं सी वाटर में, ऑब्वियसली जो समुद्र का पानी है, सी वाटर है, उसमें नमक ज्यादा है, पोटाशियम के सॉल्ट्स ज्यादा है, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत कम मात्रा में होता है, ऑलमोस्ट 0.13% बाय वेट। मतलब अगर 100 ग्राम समुद्र का पानी लोगे उसमें 0.13 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड है बस। अब इसमें क्या किया जा रहा है, ये MgCl2 पानी के अंदर घुला हुआ है, और उसमें नमक भी घुला हुआ है, पोटाशियम क्लोराइड भी घुला हुआ है, बहुत सारी चीजें घुली हुई है। मैं चाहता हूं कि MgCl2 नमक के पानी में से सेपरेट हो जाए। तो मैं सबसे पहले पानी के अंदर सी वाटर में, अगर मेरे पास यहां पर नमक भी है,
बहुत सारे सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, ये सब घुली हुई फॉर्म में है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर एक ऐसा केमिकल डालूं, एक केमिकल डालूं सी, जो सिर्फ इससे रिएक्ट करे और किसी से रिएक्ट ना करे, जो घुले हुए उनको घुला हुआ रखे, पर सी जब इसके साथ रिएक्ट करे इसके प्रेसिपिटेट्स बना दे। यानी कि मैं इसकी घुली हुई फॉर्म को प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट करके इनसॉल्युबल बना के फिल्टर करके अलग बीकर में ले आऊंगा, ताकि पीछे समुद्र के पानी में जो घुला हुआ है वो घुला रह जाएगा। इसलिए क्या किया जा रहा है, सी वाटर में लाइम वाटर डाला जा रहा है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर मैग्नीशियम क्लोराइड से जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम का क्लोराइड। सर जस्ट ए मिनट, ये घुला हुआ रहेगा पानी में और इसके प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर कोई कहे कि क्या ये नमक के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, कर सकते हैं। अगर ये NaCl से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। कोई फायदा ही नहीं होगा, दोनों घुले हुए। इट इज soluble in water, it is soluble in water. Only hydroxide of magnesium is precipitate. तो हम क्या कर रहे हैं कि लाइम वाटर डाल रहे हैं, ताकि नमक के पानी में से हम मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रेसिपिटेट फॉर्म में किसी नई फॉर्म में सेपरेट कर ले, फिल्टर आउट कर ले। तो मैंने लाइम वाटर डाला, लाइम वाटर डाल के फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद रेसिड्यू में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, पर फिल्ट्रेट में नमक का बचा हुआ पानी, समुद्री पानी कुछ भी जिसमें नमक वगैरह सब घुला हुआ है। हमें ये चाहिए नहीं, हमें ये चाहिए, पर मुझे मैग्नीशियम वापस चाहिए। तो मैंने अब इसको HCl में डाला, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड में डिसॉल्व होगा। जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली ये वाटर बन जाएगी, H और OH। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपको घुली हुई फॉर्म में मिलेगा। आपने प्रेसिपिटेट्स को फिर से डिसॉल्व कर दिया, पर अब ये एक नए बर्तन में है। अब सब नमक वाला पानी समुद्र का सेपरेट हो चुका है, ये सेपरेट बर्तन में है प्रेसिपिटेट्स। उस बर्तन में HCl डाल के सारे का सारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने MgCl2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो MgCl2, इट इज जस्ट लाइक दिस एक्वस सॉल्यूशन। तो इस पे ये सारे स्टेप्स रिपीट करवाए। फाइनली हमें प्योर फॉर्म में मैग्नीशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स मिल चुके हैं। तो अभी तक हम उस अवस्था पे आ चुके हैं कि हम इस फॉर्म से या नमक के पानी में से किसी तरह MgCl2 6 वाटर प्योर फॉर्म में ले आए। यहां तक अब किसी को किसी तरह का डाउट है तो प्लीज आस्क। सर ये कुछ है कि नहीं, मतलब कुछ MgCl2 प्रेसिपिटेट हो रहा है, कुछ फिल्ट्रेट बन रहा है, ऐसे क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, सारे का सारा सॉलिड एकदम से प्रेसिपिटेट कभी भी नहीं होता, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम नहीं रहता। जब आप कंसंट्रेट करते हो तो आप सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेट बना रहे हो। सैचुरेशन पॉइंट पे सॉल्ट का कुछ हिस्सा डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा, कुछ हिस्सा अनडिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। सारा एक साथ तो आएगा नहीं बाहर, क्योंकि डिसॉल्व और अनडिसॉल्व फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, राइट? यस सर, समझ। तो TSP की इक्वेशन सर। हाँ जी बच्चों, कोई और डाउट यहां तक? एनी डाउट अप टू हियर? कैन आई प्रोसीड? यस सर। ओके, अब हमें मैग्नीशियम क्लोराइड प्योर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में मिल चुका है। हमें ये मिल चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इससे चाहते हैं कि पहले हमें ये मिल जाए MgCl2, ये पानी निकल जाए, और एक बार MgCl2 आ गया तो फिर हम इससे मैग्नीशियम बना लें। अब क्वेश्चन ये है कि इसके साथ ये वाटर उड़ाएं कैसे? व्हाट डू यू थिंक? ये पानी उड़ाना है, क्या कर? हीट कर दे। जो हर नॉर्मल इंसान सोचेगा इसको बॉयल कर दो, पर ऐसा कभी नहीं होता कि आपको ये मिलता है। डिकम्पोज नहीं, डिकम्पोज भी नहीं करता। कैल्सिनेशन आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन भी केटायंस में
कोवलेंट कैरेक्टर होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी देयर नहीं, देयर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कैनॉट बी मेड एनहाइड्रस by simple heating. Why? As they react with their water of crystallization and undergoes hydrolysis. This is very extremely important question जो इस एक्सट्रैक्शन से एकमात्र क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मेटलर्जी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, एस ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने ये चीज साफ साफ पढ़ाई गई थी आपको कि ग्रुप 1 के केटाइंस सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, एक्सेप्ट लिथियम प्लस, और ग्रुप 2 में बेरियम 2 प्लस, इन केटायंस का हाइड्रोलिसिस क्या होता है या नहीं होता? आयनिक इक्विलिब्रियम ग्रुप 1 के केटायंस नहीं हो। और ग्रुप 2 नहीं में होता। बेरियम 2 प्लस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, बाकी सब केटायंस का हाइड्रोलिसिस होता है। क्योंकि मैग्नीशियम 2 प्लस इस लिस्ट में नहीं है, मतलब मैग्नीशियम 2 प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा। और मैग्नीशियम 2 प्लस जानते हो किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है? हैव यू एवर स्टडीड? मैग्नीशियम 2 प्लस किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है? लिथियम। लिथियम। इसीलिए मैंने लिथियम को इस लिस्ट में नहीं लिखा, क्योंकि मैग्नीशियम 2 प्लस की प्रॉपर्टीज लिथियम प्लस जैसी हैं। तो लिथियम का क्लोराइड हो, मैग्नीशियम का क्लोराइड हो, अगर उसके साथ कुछ हाइड्रेटेड वाटर है, आप उसको सिंपल बॉयल करके एनहाइड्रस सॉल्ट कभी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि जब आप इसे बॉयल करके वाटर को उड़ाने की कोशिश करते हो, ये मैग्नीशियम 2 प्लस इस वाटर से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच के मुझे ये बताओ, जब मैग्नीशियम 2 प्लस वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर में से किसके साथ रिएक्ट करेगा? H प्लस या OH माइनस? केटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बनेगा? क्या बनेगा? MgOH whole twice. MgOH होल ट्वाइस। तो वाटर में H पॉजिटिव और OH माइनस है, ये इससे रिएक्ट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में पीछे क्या बनेगा? H प्लस। तो इसका मतलब कि हम ये आयनिक इक्विलिब्रियम के केटायनिक हाइड्रोलिसिस को पढ़ रहे हैं। तो केटायनिक हाइड्रोलिसिस अकर्स ओनली व्हेन योर केटायंस हैज कोवेलेंट कैरेक्टर, और एस ब्लॉक में इन 4 केटायंस को छोड़ के बाकी हर केटायन में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और जिन केटायन में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, उन केटायंस का डायरेक्ट डिहाइड्रेशन बॉयल करने से नहीं होगा। उन केटायंस के हाइड्रेटेड सॉल्ट को आप एनहाइड्रस डायरेक्ट हीट करके, डायरेक्ट बॉयल करके नहीं अचीव कर सकते। इसलिए जब ये आप इसे बॉयल करते हो तो प्रोडक्ट में आपको MgOH ट्वाइस मिलता है। और क्योंकि आप MgOH ट्वाइस को बॉयल करके ले कर रहे हो, तो MgOH ट्वाइस फर्दर डीकंपोज करके वाटर और MgO बना देता है। इससे आपको फर्दर वाटर सेपरेट हो जाएगा और MgO बन जाएगा, पर आपको MgCl2 नहीं मिला जो आप सोच रहे थे। इसलिए यदि मैंने यहां कोई केटायन रखा AlCl3 एल्यूमिनियम 3+, वो इस लिस्ट में नहीं है, तो AlCl3 के हाइड्रेटेड सॉल्ट को आप कभी एनहाइड्रस नहीं बना सकते डायरेक्ट बॉयल करके, क्योंकि मैग्नीशियम का अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होता तो ऐसा कोई भी केटायन जो इस लिस्ट में नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सब केटायंस का हाइड्रोलिसिस होता है, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो उनके हाइड्रेटेड सॉल्ट they undergo hydrolysis on boiling. So you cannot keep them, you cannot make anhydrous salt simply by heating. This is one of the most important question for your board exams, कि MgCl2 के सॉल्ट को
इसके एक्वस सोल्यूशन को, इसके हाइड्रेटेड सोल्यूशन को एनहाइड्रस बनाना हो तो क्या करें? अब हम ये चाहते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ना जाए। मैं चाहता हूं कि मुझे MgCl2 मिले, मैं चाहता हूं कि मुझे ये मिले, ये ना मिले। और अगर ये नहीं लेना तो इस केटायन का हाइड्रोलिसिस मत होने। और अगर इस केटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होने देना चाहते तो आप इस रिएक्शन को बैकवर्ड करना चाहते हो। इसलिए क्या किया जाता है, इसके सोल्यूशन में से एसिड के वेपर्स पास किए जाते हैं। एसिड के वेपर्स पास करने का मतलब H+ को एक्सेस में करना। H+ एक्सेस होगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। बैकवर्ड में जाने का मतलब कि Mg2+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इसलिए अगर आपको इसे बॉयल करना है और आपको एनहाइड्रस फॉर्म में लाना है, we have to pass it through dry vapors of HCl and now heat it. ड्राई वेपर्स ऑफ HCl का मतलब कि आपने मीडियम को एसिडिक कर दिया, और एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। और इस तरीके से आपको अब एनहाइड्रस MgCl2 मिलेगा, बिकॉज अब आप इस Mg2+ को वाटर से रिएक्ट नहीं होने दे रहे। इसलिए आपकी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है, हाउ कार्नालाइट ओर इज डिहाइड्रेटेड। कार्नालाइट ओर को डिहाइड्रेट कैसे करें, एनहाइड्रस कैसे बनाएं। यू विल से कि इस ओर को ड्राई वेपर ऑफ HCl में हीट करो, तब आपको एनहाइड्रस MgCl2 मिलेगा। और MgCl2 अगर एनहाइड्रस एक बार मिल गया, अब आप इसमें से अगर मैग्नीशियम लेना चाहते हो, यू हैव टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। आप इसमें कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दे रिक्वायर वेरी वेरी हार्ड हाई टेम्परेचर, क्योंकि मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। Magnesium is very reactive metal and magnesium does not want to undergo reduction. इसलिए मैग्नीशियम को +2 से 0 फॉर्म में लाना है। इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसका डेल्टा G नॉट पॉजिटिव है। और एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाने का काम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही होगा, क्योंकि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव, सो नेगेटिव दे डोंट वांट अंडरगो रिडक्शन। इसलिए ऐसी एलिमेंट्स जिसमें S ब्लॉक एलिमेंट के केटाइंस हो गए, या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, या एल्यूमिनियम का कोई सॉल्ट हो गया, उससे एल्यूमिनियम अगर अचीव करना है, या मैग्नीशियम अचीव करना है, या अल्कली मेटल का कोई सॉल्ट अचीव करना है, यू कैन नॉट यूज कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब अगर मुझे MgCl2 से मैग्नीशियम लेना, आई हैव टू परफॉर्म ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। Have you noted this? Yes, sir. कि ये आपके काफी काम का क्वेश्चन है। और जो मैंने रिएक्शन पहले लिखी थी, मैग्नीशियम के हाइड्रोलिसिस से MgOH बनेगा, जो डीकंपोज करके MgO बना देगा। सर अगर HCl नहीं होता, कोई दूसरा एसिड होता तो ले सकते थे, आप कोई और एसिड ले लो। ओके सर। बस हम ये चाह रहे हैं कि अगर मैं MgCl2 से MgCl2 लेना चाहता हूं ना, तो HCl लेने से फायदा ये होगा कि हर समय मैग्नीशियम 2+ केटायन क्लोराइड के कांटेक्ट में ही रहेगा। अगर मैंने H2SO4 ले लिया तो हो सकता है मैग्नीशियम सल्फेट बन जाए। मैं चाहता हूं कि हर बार इसके कांटेक्ट में क्लोराइड आए, क्योंकि मुझे MgCl2 चाहिए, इसलिए HCl इज प्रेफर्ड। इज दैट क्लियर? जिसने अभी मेरे से ये सवाल पूछा था कि सर अगर हम कोई और एसिड ले लें। यस सर। अब MgCl2 से Mg कैसे लाना है, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कैसे करनी है, उसके लिए एक सेटअप है, उसके लिए एक अपरेटस है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या किया जाता है, ये आप एक डायग्राम बनाओगे। वी यूज अ टैंक,
ये डायग्राम अभी बनानी है ना सर? बिल्कुल बनानी है। ओके, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें मैं MgCl2 की रिडक्शन करवाऊंगा। एक आयरन का टैंक लेना, और आयरन इज ए मेटल गुड कंडक्टर, तो आयरन का टैंक विल एक्ट एज कैथोड। अब इसके अंदर ये जो मोल्टन MgCl2 है, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो ग्रेफाइट की रॉड है दैट विल एक्ट एज एनोड। ग्रेफाइट इज जस्ट बीइंग यूज्ड एज ए गुड कंडक्टर, तो ग्रेफाइट एनोड, आयरन का टैंक एज ए कैथोड, और हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे मैग्नीशियम क्लोराइड ले रहे हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, MgCl2 लिक्विड फॉर्म में है, तो ये डिसोसिएट करके बनाएगा Mg2+ एंड क्लोराइड आयन। तो एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है, एट एनोड ऑक्सीडेशन विल अकर, तो Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल क्लोरीन गैस बन के निकलेगा। तो एनोड पर Cl- ऑक्सीडाइज होगा, Cl- विल लूज इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन गैस बन के निकलेगी। यहां से गैस बन के निकल रही है। दिस इज ग्रेफाइट रॉड, दिस इज योर एनोड चैम्बर। तो यहां से क्लोरीन सॉल्यूशन में से जो निकल रही है, ये यहां से इस एग्जिट से निकल रही है। यहां से क्लोरीन जो भी है वो इस कंपार्टमेंट में से बाहर निकलेगी। कैथोड पर Mg2+ जो सोल्यूशन में है, वो सब आयरन टैंक की तरफ भागेंगे केटायन। तो ये आयरन का जो टैंक है, इट विल एक्ट एज कैथोड। तो मैग्नीशियम के जो भी केटायंस है, दे विल मूव टुवर्ड द बॉटम एंड दे विल अंडरगो रिडक्शन टू गेट मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहां प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि कभी भी मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में आ जाए, क्योंकि अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया, मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है, तो मैग्नीशियम एयर से रिएक्शन करके MgO में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते, इसलिए इस कंपार्टमेंट में, इस कंटेनर के अंदर एयर ना आए, तो हम लगातार नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। इस पूरे रीजन में नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो नाइट्रोजन आएगी, सर्कुलेट करवानी, एग्जिट कराते जाना। तो जब तक इलेक्ट्रोलिसिस होगा, नाइट्रोजन विल कीप ऑन फ्लोइंग, ताकि इस रीजन में कहीं भी ऑक्सीजन ना आ जाए। और ये बंद डब्बे में करना है पूरा का पूरा सेटअप, ताकि एयर की एंट्री ना हो किसी तरह से। एयर ऑक्सीजन के ओपन कांटेक्ट में हम मैग्नीशियम को नहीं लेके आ सकते।
मैं आपको फिर से ये याद दिलाना चाहता हूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को, अगर आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया गलती से भी, तो फिर अगर आपने इसे कोक डाल के रिड्यूस किया, इट रिक्वायर्स इनॉर्मस इनॉर्मस हाई टेम्परेचर। यदि आप एलिंगम डायग्राम देखोगे तो मैग्नीशियम की लाइन कोक से नीचे लगभग 2000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर पे आती है। कोक मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस तब तक नहीं कर सकता जब तक टेम्परेचर 2000 डिग्री से समथिंग कुछ कम है, क्योंकि कोक की लाइन मैग्नीशियम की लाइन से नीचे आए, इट टेक्स प्लेस एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये, अगर आपने मैग्नीशियम ऑब्टेन कर भी लिया, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको कभी प्योर मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल इज हाईली नेगेटिव। मैग्नीशियम डज नॉट वांट अंडरगो रिडक्शन। तो आपको Mg और Mg हमेशा मिलेंगे, ये आपको कभी खत्म नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मैग्नीशियम कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाएगा, इसलिए कभी भी हम मैग्नीशियम को ऑक्साइड फॉर्म में नहीं लाना चाहते, इसीलिए हम इसकी फॉर्मेशन नहीं होने देना चाहते। इसलिए मैग्नीशियम को क्लोराइड की फॉर्म में ही सेपरेट, मतलब उसको मैग्नीशियम की फॉर्म तक ले ही इसका एकमात्र तरीका है मैग्नीशियम को प्योर फॉर्म में लेने का। सो नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, ताकि ये सोल्यूशन कभी भी एयर के कांटेक्ट में ना आए। सो वी डोंट वांट दिस रिएक्शन। सर ये रिडक्शन तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से भी हो जाता है। दोबारा बोलो। सर ये Mg का रिडक्शन तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से भी हो जाता है। सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। एस ब्लॉक का अगर कोई भी केटाइन आ गया, आप उसकी रिडक्शन नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से कभी नहीं कराओगे, क्योंकि एस ब्लॉक केटाइंस का रिडक्शन पोटेंशियल इज हाईली नेगेटिव। दे आर रिड्यूस्ड ओनली एंड ओनली बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। वी यूज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। हाँ जी बेटा। सर ये तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सर ये 2 इलेक्ट्रोड वाले सेल से भी तो रिडक्शन हो सकता था। दोबारा बोलना। सर ये रिडक्शन Mg का 2 इलेक्ट्रोड वाले सेल से भी तो रिडक्शन हो सकता था। 2 इलेक्ट्रोड है तो ये आयरन का टैंक खुद इलेक्ट्रोड है। आयरन का टैंक खुद इलेक्ट्रोड है। हाँ। तो क्या हो गया, क्योंकि कंटेनर तो कंडक्टिंग चाहिए ना। अगर आपका कंटेनर ही इलेक्ट्रोड बन जाए, इससे अच्छा और क्या चाहिए। मान लो आपने 2 इलेक्ट्रोड की रॉड्स लगा ली, तब भी तो आपको कंटेनर लेना ही पड़ता है। तो हमारी एक रॉड की कॉस्ट नहीं बच जाएगी। टैंक तो तब भी लेना ही है कंडक्टिंग। ठीक है ना। ओके सर ठीक है। सर हाँ जी। नाइट्रोजन ना पास कराए तो। मैं नहीं सुन पाया, आपने क्या कहा। सर नाइट्रोजन अगर ना पास कराए तो। नाइट्रोजन ना पास कराए तो यहाँ एयर फिल हो जाएगी। एयर में ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। पूरा बंद हो तो। बंद जितना मर्जी कर लो, आपकी क्लोरीन की एग्जिट नहीं करवानी। जहां से क्लोरीन की एग्जिट करा रहे हो, एयर वहां से आ सकती है। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके। सर आपने बॉक्स में यही बताया ना कि अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक वो ज्यादा होती हैं SRP सीरीज में। अल्कली मेटल के टायंस, अल्कलाइन अर्थ मेटल के टायंस का SRP इज वेरी नेगेटिव। दे आर वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस बाय नॉर्मल मेथड। उनकी रिडक्शन करना, अगर कोई मुझे ये कहे पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम लेके आ जाओ, या पोटेशियम ऑक्साइड से पोटेशियम ले आओ, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप यहाँ एल्यूमिनियम डाल रहे हो, रिड्यूसिंग एजेंट कोक डाल रहे हो, वेरी डिफिकल्ट। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल। इनका रिडक्शन पोटेंशियल इज हाईली नेगेटिव। दे डोंट लाइक टू अंडरगो रिडक्शन। इनकी रिडक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। इस रिएक्शन का डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से ही इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। अल्कली मेटल एस ब्लॉक के जितने भी केटाइंस और दूसरा एल्यूमिनियम, उनको कभी भी आपको रिड्यूस करना है, उनके सॉल्ट से, उनके कंपाउंड से अगर आपको मेटल लेनी है, इलेक्ट्रोलिसिस ही करवाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बच्चों। यस सर।
अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्सट्रैक्शन। मेन एक्सट्रैक्शन में पहले हम अभी डिस्कस करने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। ब्रेक इन द सेंस, आप 5 मिनट सबसे पहले लीचिंग वाले पेज खोलोगे, वहां पे मैंने लीचिंग में बॉक्साइट से कैसे प्योर एल्यूमिना लिया था उसको रीड करो, ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए कि उसमें क्या क्या पड़ा था। गिविंग यू पॉज फॉर 5 मिनट्स। लीचिंग वाला पेज खोलो, उसमें बॉक्साइट और के बारे में जो लिखवाया था उसको फटाफट रीड करो, क्योंकि हम उसी का यूज करने वाले हैं। इन द मीन टाइम आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी डाउट और एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन। आपको 5 मिनट खुद को देने हैं, लीचिंग वाले पेज पे खोल के बॉक्साइट से कैसे प्योर बॉक्साइट लिया था, इम्प्योर बॉक्साइट से प्योर बॉक्साइट लीचिंग से कैसे ऑब्टेन किया, जस्ट रीड आउट दैट।
Are you done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Should I start? Sure. Yes. Okay. तो एल्यूमिनियम की हमारी मेन ओर कौन सी है? बॉक्साइट, विच इज Al2O3.2 वाटर। और आपकी रिवीजन के लिए बता दूं, हमने बिगिनिंग में ये पढ़ा था कि ये एक्चुअल में दो कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, H2 दिस प्लस 3H2 दिस। इसका नाम था डायास्पोर और इसका नाम था जिप्साइट। इन दोनों का मिक्सचर था और इसको 1:1 रेशो में लेना था, 50-50%, ताकि जब आप इनको मिक्स करोगे तो ये आपको मिलेगा 2Al2O3, क्योंकि ये 1 मोल और ये 1 मोल, 2 मोल एल्यूमिना, 1 मोल वाटर, 3 मोल वाटर, ये 4 मोल वाटर। एंड इफ आई सिंप्लीफाई, ऑन एन एवरेज इट हैज 2 water for every 1 mole, 2 mole water for every 1 mole alumina. So it is a mixture of these two. और इसका मोस्ट जनरल फॉर्मूला था AlOX OH3 minus 2X, where X is between 0 and 1. किया था कुछ ऐसा बिगिनिंग में चैप्टर में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर तब मैंने ये बताया था कि अगर X 1 रख दोगे तो ये मिल जाएगा, अगर X 0 रख दोगे तो फिर ये मिल जाएगा, फिर हमें X की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेनी है, राइट? ऐसी बातें उठी थी। Yes, sir. Yes, sir. Okay. और फिर अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं कि एल्यूमिना चाहे किसी भी फॉर्म में हो, एल्यूमिना, जब आप बोल रहे हो एल्यूमिना मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, इट्स ए प्योर कंपाउंड, दिस इज एल्यूमिना। जब तक इसके साथ कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये हमारी ओर है, बॉक्साइट हो। तो बॉक्साइट से एल्यूमिना लेना है मुझे। एक बार किसी तरह एल्यूमिना मिल गया तो अब मुझे एल्यूमिनियम अचीव करना है, तो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज टू रिड्यूस इट विद इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। यू कैनॉट यूज कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम इज वेरी वेरी रिएक्टिव और एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम की लाइन कोक से काफी नीचे है। और अगर कोक को एल्यूमिनियम की लाइन, एलिंगम डायग्राम में कोक की लाइन एल्यूमिनियम से नीचे लानी है, इट रिक्वायर्स ह्यूज टेम्परेचर। और कोक का कार्बन एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके कार्बाइड भी बनाता है। तो आपके पास रीजन होने चाहिए कि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम क्यों नहीं रिड्यूस, क्यों आप कोक की मदद से क्यों नहीं रिड्यूस कराओगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो एल्यूमिनियम कार्बाइड बना देगा। दूसरी बड़ी बात, एल्यूमिनियम वाली लाइन कोक, मतलब कोक वाली लाइन एल्यूमिना के लिए नीचे आ जाए लिंगम डायग्राम में, इट इज पॉसिबल ओनली एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। सो वी कैनॉट यूज डायरेक्ट कोक to reduce alumina to aluminium. Aluminium metal का E0 value, this reduction potential is very negative. इसलिए इस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी ऑलमोस्ट 0 है। एल्यूमिनियम +3 से 0 स्टेट में नहीं आना चाहता। एल्यूमिनियम डज नॉट वांट टू गेट रिड्यूस, इसलिए एक ही तरीका है, इसको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से प्योरीफाई करो। पर अब बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट की अगर मैं बात करूं, इस बॉक्साइट से अगर आपको प्योर एल्यूमिना लेना है तो यहां भी 3 मेथड है। मतलब अगर आपको अपनी ओर से प्योर एल्यूमिना लेना है, देयर आर 3 वेज टू डू दिस। सबसे पहले तो आपको अपनी ओर को इम्प्योर ओर से बॉक्साइट, इम्प्योर से प्योर बॉक्साइट बनाना है। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा लीचिंग। तो मुझे बेसिकली इम्प्योर बॉक्साइट से फाइनली प्योर एल्यूमिना तक जाना है, तो मेरे पास 3 मेथड है। कौन से 3 मेथड है? वन इज बेयर्स मेथड, वन इज हॉल्स प्रोसेस, हॉल्स ड्राई प्रोसेस, एंड सरपेक्स प्रोसेस।
इस पे मैं हमेशा बच्चों को मेरा एक सेंटेंस बोलता हूँ, वो याद रखना। अगर इसका क्वेश्चन एडवांस में नहीं आए तो मेंस में पक्का आएगा, और अगर इसका क्वेश्चन मेंस में ना आए तो एडवांस में पक्का आएगा, आएगा जरूर। इट्स सो हाईली हाईली इंपॉर्टेंट प्रोसेस। पर आपको पता होना चाहिए, बॉक्साइट से प्योर बॉक्साइट लेना हो या बॉक्साइट से प्योर एल्यूमिना लेना हो, हम ओर की प्योरिफिकेशन, ओर की कंसंट्रेशन या बेनिफिकेशन के लिए 3 मेथड पढ़ने लगे हैं। मेटल नहीं अभी लेने लगे। इट इज प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, not the purification of aluminium. There are 3 methods to purify alumina. बॉक्साइट जो हमें नेचर में मिलता है, ये 2 तरह का मिलता है, रेड बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट। इसमें इंप्यूरिटी 3 ऑक्साइड की है, Fe2O3, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड सिलिका। ये 3 इंप्यूरिटी। अगर ये एक्सेस में हुआ, एक्सेस में, तो कलर रेड आएगा, क्योंकि Fe3+ आयन का कलर रेड है। Fe3+ इज रस्ट। तो अगर बॉक्साइट का कलर रेड है तो यहां पर मेन चीज तो आपकी हो गई Al2O3.2 वाटर, पर इसमें ये सारी की सारी इंप्यूरिटी है, जिसमें ये मेजर है। स्टार लगा रहा हूं इस पे, ये मेजर है। सर थोड़ा सा कट हो रहा है। ओके ओके ओके। ये मेजर इंप्यूरिटी है, और अगर ये मेजर इंप्यूरिटी हुई रेत की तो व्हाइट बॉक्साइट। स्टार जिस पे लगाया वो मेजर इंप्यूरिटी, दिस इज इंप्यूरिटी, लेकिन साथ में Al2O3.2 वाटर भी है। तो इम्प्योर ओर में मेन ओर तो है ही है, पर ये 3 इंप्यूरिटी हैं। अगर रेत ज्यादा हुई, रेत, तो फिर व्हाइट बॉक्साइट। अगर Fe2O3 ज्यादा हुआ तो रेड बॉक्साइट। Fe3+ का कलर रेड है, इसलिए इस पूरी ओर का कलर, इम्प्योर ओर का कलर रेड है। नाउ दिस इज मेटल ऑक्साइड विच इज बेस, मेटल ऑक्साइड बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम इसे ओवरऑल सोल्यूशन को बेस में डिसॉल्व करने वाले। बेस में डिसॉल्व करूंगा तो ये 2 इंप्यूरिटी बीइंग खुद मेटल के ऑक्साइड है, ये दोनों दे विल नॉट डिसॉल्व इन बेस। बट ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये एसिड में डिसॉल्व करेंगे। ये एम्फोटेरिक है तो ये हर मीडियम में डिसॉल्व करेगा। सो पॉइंट इज, इम्प्योर ओर को NaOH के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एट हाई टेम्परेचर बॉईल करना है, और बॉइलिंग के टाइम पे कहीं सारा पानी उड़ ना जाए। और अगर पानी उड़ गया तो ये डिसॉल्व कैसे होंगे, इनको डिसॉल्व कैसे कराओगे, इन्हें डिसॉल्व कैसे कराओगे? तो पानी वेपर फेज में ना जाए, लिक्विड फॉर्म में जाए। आप यहां पर हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, 35 to 50 बार प्रेशर। तो Fe2O3 टाइटेनियम, इट विल नॉट डिसॉल्व। Fe2O3 precipitates, titanium oxide precipitates, they don't dissolve, पर एल्यूमिनियम डिसॉल्व कर जाएगा। एल्यूमिना एंड SiO2 dissolves in NaOH. Why? It is a non-metal oxide acidic, it is amphoteric, और ये डिसॉल्व करके बनाएंगे AlOH thrice and Na2SiO3। ये डिसॉल्व फॉर्म में है, पर क्योंकि आप कंसंट्रेटेड बेस ले रहे हो तो AlOH thrice जो सॉलिड फॉर्म में बनता है, ये रीडिसॉल्व कर जाएगा और बनाएगा कॉम्प्लेक्स। AlOH thrice के प्रेसिपिटेट्स जो है वो OH- की एक्सेस कंसंट्रेशन, जो कि आपने कंसंट्रेटेड NaOH लिया है, इसके कारण है, उसमें डिसॉल्व करके बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स अगर एक बार आपके पास बन गया तो ये सॉल्युबल फॉर्म में मिलेगा। तो ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। तो आप इसे फिल्टर करके सेपरेट कर लो।
जब आपने इसे फिल्टर करके सेपरेट कर लिया, अब आपके सोल्यूशन में ये दोनों घुली हुई फॉर्म में है। अब ये दोनों घुले हुए हैं, पर किस्मत की बात ये कि इसी का रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसका कोई रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं। अगर मैं इस रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाऊं तो मुझे AlOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, जिनको मैं इसकी घुली हुई फॉर्म से फिल्टर करके अलग कर लूंगा। ये घुला हुआ है, ये घुला हुआ है, पर इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो अगर मैं किसी तरह ये रिएक्शन बैकवर्ड कर दूं, शिफ्ट, तो मुझे घुले हुई फॉर्म में से AlOH थ्राइस के क्रिस्टल्स या प्रेसिपिटेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे ये रिएक्शन बैकवर्ड करनी है तो मुझे मीडियम को एसिडिक करना पड़ेगा, क्योंकि OH माइनस की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है तो ये फॉरवर्ड में जा रहा है। इट इज रिएक्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं मीडियम में एसिडिक कंडीशन डाल दूं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। इसलिए मैं इस सोल्यूशन में पास करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी नेचर एसिडिक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिलकर बनाएगी H2CO3, H2CO3 जनरेट करेगा H+, तो वो H+ OH माइनस को खाएगा और इस रिएक्शन को बैकवर्ड भेजेगा और आपको AlOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। अब मैं इन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर कर दूंगा, सेपरेट कंटेनर में ले जाऊंगा। अब ये पीछे घुला हुआ रह गया, तो अब मैं इसको हीट करूंगा, इसकी कैल्सिनेशन करूंगा हाई टेम्परेचर पे 1000 to 1200 डिग्री। और AlOH थ्राइस जब हीट करते हो ये बनाएगा Al2O3 प्योर फॉर्म। ये सारा काम आपने जो किया ये बेयर्स प्रोसेस में, और शायद अब आपको रिवाइज भी होगा ये सारा लीचिंग में किया था। तो क्या 5 मिनट के समय में जो पढ़ा था क्या वो यही सब था? यस सर। यस सर। यस सर। अगर मेरी ओर के अंदर इसकी मात्रा कम है, यानी कि मेरी लो ग्रेड ओर है, इसमें बॉक्साइट बड़ी कम है, अगर मेरी एक ऐसी ओर है जिसमें एल्यूमिना की मात्रा कम है, तो उस केस में मैं कोई सस्ता केमिकल लेना चाहूंगा, NaOH नहीं लूंगा। तो अगर मैंने ये सारा प्रोसेस करवाया लेकिन बेस जनरेट करने के लिए मैंने NaOH नहीं लिया, सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ये भी बेसिक है। बेसिकली तो मुझे मीडियम बेसिक करना है ताकि ये घुल जाए। कौन कौन घुल जाए? ये घुल जाए और ये घुल जाए। अगर मेरी ओर लो ग्रेड ओर है, मेरी ओर में एल्यूमिना की मात्रा कम है, ऐसे केस में मैं ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग पाउडर का नॉर्मल डिटर्जेंट का एक्वस सॉल्यूशन ले लूंगा और ये सारा प्रोसेस करवाऊंगा सेम। देन वी कॉल इट एज हाल्स ड्राई प्रोसेस। तो मैं अब यहां पर कोई रिएक्शन नहीं लिख रहा, बट ये समझाना NaOH की जगह ये ले लिया। ये आप कब यूज करोगे? जब आपको पता कि आपकी ओर में एल्यूमिना बहुत ज्यादा तो है नहीं, आपको जो भी एल्यूमिना मिलेगा थोड़ा बहुत ही मिलेगा। सो आई डोंट वांट टू यूज द हैवी कॉस्ट फॉर दिस, आई वांट टू यूज सम चीप मटेरियल। तो नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर सोडियम कार्बोनेट का वॉशिंग सोडा वाला सोल्यूशन लेके उसको पानी में डाल के सोल्यूशन बेसिक बना दूंगा और ये सारा काम हो जाएगा। सो सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ concentrated NaOH when we have low grade red bauxite. Rest all steps are same. तो मैं इसके रिएक्शंस नहीं लिख रहा हूं, पर रिएक्शन सेम यही वाले। लेकिन अगर आपके पास व्हाइट बॉक्साइट है, उसमें आपकी ये मेन इंप्योरिटी नहीं है, आपकी मेन इंप्योरिटी है सिलिका, तब हम किस तरीके से एल्यूमिनियम प्योर एल्यूमिना गेन करेंगे? अब की बार मैं इस व्हाइट बॉक्साइट में डालूंगा कोक एंड नाइट्रोजन गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे करवानी ये रिएक्शन। मुझे ये मालूम है कि मैं प्योर एल्यूमिना के साथ अकेला कोक नहीं यूज कर सकता, क्योंकि अगर इसने कार्बन मोनोऑक्साइड बना के निकाल भी दिया
तो कोई गारंटी नहीं एल्यूमिनियम मुझे मिले। हो सकता है एल्यूमिनियम कार्बाइड बनाए, हो सकता नहीं, बनाएगा ही बनाएगा। इसलिए मैं कोक के साथ नाइट्रोजन इंटेंशनली डाल रहा हूं, क्योंकि एल्यूमिनियम की टेंडेंसी कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन से रिएक्ट करने की है। और नाइट्रोजन कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती, इट रिक्वायर्स ह्यूज ह्यूज टेम्परेचर। नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट गैस, इट डज नॉट रिएक्ट इजिली। इसके साथ रिएक्शन करानी है, ये टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई चाहिए। तो अब हम सिर्फ इस चीज का प्रॉपर्टी का यूज करना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास यहां एल्यूमिना है या सिलिका है, क्योंकि मेरी मेन चीफ इंप्योरिटी ये है, तो मैं यहां पर कोक डाल के इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना के ये गैस की फॉर्म में निकाल देगा, और सिलिकॉन को भी वेपर फॉर्म में निकालना है बाहर, इतने हाई टेम्परेचर पे कि सिलिकॉन भी बॉयल कर दे। कोक का काम ऑक्सीजन निकालना है, लेकिन अब एल्यूमिनियम अकेला नहीं बनेगा, हाई टेम्परेचर पे वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से मिलके बनाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला कैसे बना? एल्यूमिनियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और नाइट्रोजन का -3। तो अगर एल्यूमिनियम का नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाना है तो इट इज जस्ट Al3N3 और 3 से 3 कैंसल, इंपेरिकल फॉर्मूला। या सीधा कह लो एक एल्यूमिनियम 3+ एक नाइट्राइड के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो हम इस एल्यूमिनियम को नाइट्रोजन से रिएक्ट करा के एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनवा रहे हैं। हमने एल्यूमिनियम की रिडक्शन ही करवाई, प्लीज नोट इट। यहां भी एल्यूमिनियम +3 स्टेट में, यहां भी +3 स्टेट में, इसलिए एल्यूमिनियम की रिडक्शन नहीं कराई और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनवा लिया। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को सेपरेट कर लेना, सिलिकॉन तो वेपर बनकर निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनकर रह जाएगी, ये हमारे पास पीछे बचा रह जाता। अगर कोई पूछे कि इस टाइम पर क्या आयरन इनका क्या होगा, ये भी रिड्यूस हो जाएंगे इतने हाई टेम्परेचर पर कि कोक इन्हें रिड्यूस कर देगा, और आयरन और टाइटेनियम वेपर फेज में बाहर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनके साथ कोक की रिएक्शन होगी, कोक कैन रिड्यूस टाइटेनियम, कोक कैन रिड्यूस आयरन, पर बनने वाले जो भी आयरन और टाइटेनियम होंगे दे विल गेट वेपराइज्ड, उसका हमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी वो हमारी कम मात्रा में हमारी मेन इंप्योरिटी है। पर फाइनली हमने सिलिकॉन भी मिक्सचर से निकलवा दिया वेपर फेज में। अब Al नाइट्राइड एल्यूमिनियम नाइट्राइड को सेपरेट कंटेनर में लाके इसमें पानी डाल देना है, सॉल्वेंट की तरह डिसॉल्व करना है एक्सेस में। तो अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो आप चेक करके बताओ, एल्यूमिनियम 3+ है, नाइट्रोजन 3- है, तो नाइट्रोजन वाटर में से किससे रिएक्ट करेगी, H+ या OH-? H+ या OH-? N पर 3- है। इसको न्यूट्रल होने के लिए, कितने H+ चाहिए? 3 मोल वाटर लो और ये बनेगा NH3, क्योंकि 3 H+ 3 नाइट्राइड के साथ मिलके अमोनिया गैस बनाएंगे और अमोनिया गैस बनकर निकलेगी। और एल्यूमिनियम 3+ को कितने OH- चाहिए न्यूट्रल होने के लिए? 3 मोल वाटर लिए, इसीलिए 1:3 रेशियो में रिएक्शन करा के आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्योर फॉर्म में है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्स के साथ अब कैल्सिनेशन कराओगे हाई टेम्परेचर पे, हीट। सो व्हेन यू हीट इट एट 1000 to 1200 डिग्री, you will get again pure aluminum, क्योंकि इसमें से सारा वाटर निकल जाएगा। हाइड्रोक्साइड से एल्यूमिना बनाना, सारा मॉइस्चर वाटर निकाल दो, कैल्सिनेशन करा दो। तो आपको इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं वो बताता हूं, पहले एकदम अच्छे से नोट कर लो। मैं नहीं चाहता कि इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट हो, क्योंकि ये जेई के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। सर वहाँ पे जो राउंड सर्कल स्टार लगाया है वो क्या डिनोट कर रहा है? एक मिनट, दोबारा पूछना, क्या पूछा आपने? सर लेफ्ट हैंड साइड में जो राउंड में स्टार लगाया है वो क्या डिनोट कर रहा है? मेन इंप्योरिटी।
मेन इम्प्योरिटी रेड कलर की इसके कारण है, रेड कलर बॉक्साइट का अगर आया है, रेड बॉक्साइट, तो वो इसके कारण है। व्हाइट कलर अगर व्हाइट बॉक्साइट का है तो वो मेन इम्प्योरिटी रेत के कारण है। तो हर बार एक चीज कॉमन हमेशा दिमाग में ना बिठा लो, जब भी किसी ऑक्साइड के सामने कोक लाना है, ऑक्सीजन निकालनी है बाहर, और बचा हुआ एल्यूमिनियम फिर सामने वाले से रिएक्ट करेगा। नाइट्रोजन की स्टेट -3, एल्यूमिनियम की +3। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला इज इजी टू प्रिडिक्ट। सर हमने की जगह NaOH यूज नहीं की व्हाइट बॉक्स इसमें व्हाइट बॉक्साइट में। व्हाइट बॉक्साइट में क्योंकि NaOH में अगर पहली बात तो यहां पर दोनों ही डिसॉल्व करते हैं, मतलब अगर मैं NaOH ले भी लेता तो मुझे क्या फर्क पड़ता था। पहली बात तो ये कि वापस एल्यूमिना ये डिसॉल्व करके AlOH थ्राइस फॉर्म में वट एवर आता। सिलिकॉन बहुत ज्यादा इंप्योरिटी फॉर्म में, एक्चुअली सिलिकॉन के कारण हमें प्रोसेस की नेचर बदलनी पड़ी है। अब अगर मैं सोचूं कि सारा सिलिकॉन डिसॉल्व कर जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो इसकी सॉल्युबिलिटी है SiO2 की सॉल्युबिलिटी वो उतनी ज्यादा नहीं जितनी एल्यूमिना की है। इसलिए यहां पर सॉल्यूशन मेटलर्जी इतनी काम की नहीं है इस प्रोसेस। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहले तो आपसे जिस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा रेड बॉक्साइट में मेन इंप्योरिटी किसकी है? क्या बताओगे? आयरन Fe2O3। रेड बॉक्साइट का रेड कलर किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड। व्हाइट बॉक्साइड में कलर व्हाइट किसके कारण है? मेन SiO2 के कारण। रेत के कारण। अब आपसे नाम में पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो। Which of the following process is used for purification of aluminium? Here's a process, Hall's dry process, Sachs process. सर वीडियो पॉज हो गया था। पॉज हो गई आपकी। ओके, अभी ठीक है या फिर से आ गया वीडियो? आ गई सर, आ गई सर। तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। Which of the following processes used for purification of aluminium? Hall's process, Bayer's process, Serpex process, none of these. None of these. None of these. ये किसकी प्योरिफिकेशन आप करवा रहे हो? लास्ट में आप क्या ये प्योर हमारा बॉक्साइट है, ये हमारी और प्योर हुई है, एल्यूमिनियम नहीं प्योर हुआ। आप ध्यान से सुनना। In which of the name process, what is the name of the process in which we use coke and nitrogen to purify alumina? Serpex process. Serpex process. In Hall's process, which chemical is used as a substitute of NaOH in Bayer's process? Na2CO3। आप ये चीज नोट करो, क्वेश्चन जैसे आए ना वो डायरेक्टली जैसे पढ़ाए जा रहे वैसे पूछे गए हैं। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप कुछ नहीं कर सकते। याद रह गया तो ठीक, नहीं तो गए। लेकिन फ्री के क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आपको क्वेश्चन आता होगा, नहीं आता होगा तो फिर नहीं आता होगा, तुक्का भी नहीं मार पाओगे वहां। अब जो मेन चीज है ना, अगला सीखने वाला है, हेडिंग बनाओ प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिना से प्योर एल्यूमिनियम कैसे लेना? And answer is only by electrolytic method. Because SRP of aluminium is negative, aluminium 3+ is very difficult to reduce. We cannot use coke because एक तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी,
Moreover, aluminium can react with coke to form aluminium carbide, because coke can react with aluminium to form aluminium carbide. इसलिए अब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ही करवाना है, और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में यहां दो प्रोसेसेस है जिनका नाम याद रखना है, हाल्स हेरोल्ट प्रोसेस एंड हुप्स प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है हॉल हेरोल्ट प्रोसेस में? एक आयरन का टैंक लेना है, दिस इज ए टैंक ऑफ आयरन, जिसके अंदर की लाइनिंग कार्बन से की गई है, स्टील है बेसिकली। जब आयरन में कार्बन की क्वांटिटी सफिशिएंट हो ना, उसे स्टील कहते हैं। तो मैं इसको बोलूंगा स्टील का टैंक है, मतलब कि ये आयरन का टैंक है और अंदर कार्बन की लाइनिंग है। दिस स्टील टैंक lined with the carbon act as cathode। तो ये टैंक हमने एज ए कैथोड यूज करना है। अब इसके अंदर ग्रेफाइट की रॉड सस्पेंड कर दी जाती है। These graphite rods act as anode। और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे मोल्टन एल्यूमिना, molten alumina is used as a electrolyte। पर प्रॉब्लम ये है, alumina has very high lattice energy। इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है, इनॉर्मस। सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलमोस्ट 2000 डिग्री। तो उसको मेल्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पता नहीं कितना बड़ा खर्चा तो इसे मेल्ट करने में लग जाएगा। इसलिए हमें कोई ना कोई केमिस्ट्री का जुगाड़ लगा के इसका मेल्टिंग पॉइंट घटाना है। और हम लिक्विड एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे कि अगर किसी सोल्यूशन में इंप्यूरिटीज डाल दें, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दें, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। किसी सॉलिड के अंदर इंप्यूरिटी ऐड करने से, किसी सॉलिड में अगर Al2O3 सॉलिड है, उसमें मैं इंप्यूरिटी डाल दूं, तो यहां पर सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करो, डिफेक्ट्स जनरेट कर दूं। तो डिफेक्ट्स जनरेट करने से उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। और मैं अगर यहां पे बात करूं कि मुझे इंप्यूरिटीज डाल के किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम करना है, या किसी सोल्यूशन को मेल्ट करवाना है, मतलब किसी सॉलिड मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना है, तो मैं अगर उसका सॉल्यूशन बना रहा हूं तो उसमें या तो इंप्यूरिटीज ऐड कर दूं, या उस सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस में इंप्यूरिटी ऐड कर दूं, तो मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। इस पर्पस को करने के लिए हम एल्यूमिना कभी प्योर नहीं लेते, इसमें क्रायोलाइट इज एडेड। क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al6, और साथ में डालना है कैल्शियम फ्लोराइड। ये दोनों इसका मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन ये करता है
This is called fluorspar. It significantly helps in lowering the melting point of pure alumina. इसलिए इस इलेक्ट्रोलाइट में क्रायोलाइट भी डालना है, साथ में कैल्शियम फ्लोराइड भी डालना है। और अब इस सॉल्यूशन में इस Al2O3 को जब आप इसमें मिक्स कर देते हैं तो Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री से घट के 900 डिग्री पे आ जाता है। सो फाइनली alumina lowers these impurities added, lowers the melting point of Al2O3 up to 900 डिग्री सेल्सियस। हमने जानबूझ के ये इंप्योरिटीज कैल्शियम फ्लोराइड और क्रायोलाइट की ली है। क्यों? क्योंकि ये आयनिक सॉल्ट है, क्योंकि NaF is an ionic salt, AlF3 is an ionic salt, calcium fluoride is an ionic salt। बच्चों क्रायोलाइट कुछ और नहीं है, 3 मोल NaF के ले लो और 1 मोल AlF3 का ले लो। एल्यूमिनियम का फ्लोराइड और सोडियम का फ्लोराइड 3:1 रेशो में लो तो क्रायोलाइट है। एंड दीज आर आयनिक सॉल्ट्स। एक तो आयनिक सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, आयनिक सॉल्ट्स आयंस बनाएंगे तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंप्रूव होगी, और कंडक्टेंस इंप्रूव होने से इलेक्ट्रोलिसिस की एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा, ये मेल्टिंग पॉइंट को सिग्निफिकेंटली लोअर करेगा। ऐसा नहीं कि इसके कारण मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं होता है, ये भी करता है, रिस्पॉन्सिबल है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। These ionic impurities just does not only reduce the melting point of molten alumina, they also make this solution very good conductor by producing more number of ions। और तो और ये जो सॉल्ट है क्रायोलाइट का, ये एल्यूमिना को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट का काम करता है। इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है और हमें चाहिए भी ये लिक्विड सॉल्युबल फॉर्म में। सो क्रायोलाइट act as a solvent to dissolve alumina। और इसके बाद का मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, आई होप आप नोट कर चुके हो ये वाला पार्ट। क्रायोलाइट एंड कैल्शियम फ्लोराइड आर आयनिक and dissociates into ions and make the solution good conductor। क्या यहां तक का आपको बच्चों समझ आया? कोई डाउट पूछना है मेरे से? कोई डाउट? बट ये जितना मैंने लिखवाया ना, एक्सट्रीमली फॉर जेईई मेंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस, बोर्ड में ना हो ही नहीं सकता। ये जितना आपने लिखा है, व्हाट इज द हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट एंड significantly reduces the melting point। however this also reduces melting point, ऐसा नहीं, but this is very good solvent to dissolve alumina। and third thing, both are ionic, so both dissociate to produce ions, and more will be the ions, more will be good conductor, more will be conductivity of this solution। अब होगा क्या? एट कैथोड एनोड, एल्यूमिना डिसोसिएट करके एल्यूमिनियम केटायन और ऑक्साइड एनायन बनाएगा। अब देखिए कितनी हॉल-हेरोल्ड में कितनी समझदारी से क्रायोलाइट ये मटेरियल ही लिया है जिसका केटायन सोडियम प्लस है और फ्लोरोस्पार कैल्शियम 2+ है। मुझे ये बताओ, सोडियम प्लस, कैल्शियम 2+ और एल्यूमिनियम में कौन एस ब्लॉक के केटायन है? सोडियम प्लस
कैल्शियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+, इन तीन में कौन सा केटाइन एस ब्लॉक पे है? नहीं सोडियम, ओनली सोडियम, बस। कैल्शियम कैल्शियम पी ब्लॉक में क्या आता है? कैल्शियम किस फैमिली में पीरियोडिक टेबल में? कैल्शियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकंड अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम में से विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल? दो में से ओनली एल्यूमिनियम 3+। इसलिए कैथोड पर इनकी रिडक्शन कभी नहीं होगी। एल्यूमिनियम 3+ के साथ कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। ये सोच के यहां सोडियम और कैल्शियम केटाइन लिए रटने की बातें नहीं है। यहां पे हम नहीं चाहते कि, हम चाहते एल्यूमिनियम मिले, कैथोड पे एल्यूमिनियम आयन की रिडक्शन हो। इसका कॉम्पिटिटर केटाइन कोई नहीं होना चाहिए एल्यूमिनियम 3+ का। ऐसा केटाइन चुनो जो एल्यूमिनियम 3+ के साथ कैथोड की तरफ रिड्यूस होने के लिए कंपीट ना करे। इसलिए ये सोच के लिए गए हैं क्रायोलाइट के अंदर केटाइन, फ्लोरोस्पार वाले। सोडियम प्लस और कैल्शियम 2+ का एसआरपी तो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा नेगेटिव है, वो तो कभी नहीं रिड्यूस होगा। इसलिए कैथोड पर ओनली Al3+ अंडरगो रिडक्शन। सोडियम प्लस कैल्शियम 2+ डू नॉट compete with aluminium 3+ as their SRP value is more negative। बोलो बात में दम हुआ है या नहीं? प्रॉब्लम ना हो जाती, हाँ एल्यूमिनियम चाहिए, मान लो यहाँ कोई ऐसी मेटल लाइन होती जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम ना मिलता, कुछ और मिलता, सारी मेहनत बेकार। अब एनोड पर, एट एनोड किसकी ऑक्सीडेशन होगी? एनायन कौन है? O2-। एट एनोड O2- की ऑक्सीडेशन होगी और ये बनाएगा ऑक्सीजन गैस। तो एनोड पर आपको कौन सी गैस लिबरेट होती दिख रही है? एनोड पर ये ग्रेफाइट की रॉड एनोड है, यहां कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और आपका एनोड किस मटेरियल का बना है? ग्रेफाइट में कौन होता है? ग्रेफाइट में कौन है? कार्बन। क्या बनने वाला ऑक्सीजन ग्रेफाइट रॉड को छोड़ेगा? CO2। तो आपकी एनोड की रॉड गलनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द ड्रॉबैक। इसलिए टाइम टू टाइम ये रॉड्स बदलते रहनी पड़ती हैं। टाइम टू टाइम ये रॉड बदलनी पड़ती हैं क्योंकि ये रॉड कोरोड होती जाती हैं। सो दिस एनोड rods gets corroded being reacted with oxygen। सही बात है या गलत बात है? You will like this or not? Will you like this to happen? नो सर, और आपके चाहने या मेरे चाहने से क्या होता? जो होना वो होना। वो तो प्लेटिनम रॉड। बस हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। अब मैं यहां कोक का पाउडर स्प्रेड कर दूंगा। यहां कोक का पाउडर स्प्रेड करना है, फैलाना है। कोक पाउडर इज स्प्रेडेड ऑन द सरफेस ताकि ऑक्सीजन जैसे ही बाहर आए वो स्प्रेडेड कोक के कांटेक्ट में आए, क्योंकि जब आप कोक को स्प्रेड कर देते हो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। हम चाहते हैं कि हमारी ऑक्सीजन का रिएक्शन कोक पाउडर से हो जाए, रॉड के साथ कम हो। हु विल रिएक्ट विद हाई स्पीड? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। ये आप केमिकल काइनेटिक्स में जल्द पढ़ोगे। जिसको स्प्रेड कर दिया जाता है उसका सरफेस एरिया बढ़ने से उसके रिएक्शन में भागीदारी बहुत ज्यादा हो जाती, फास्ट हो जाती। इसलिए कोक पाउडर इंटेंशनली स्प्रेड किया जाता है ताकि ऑक्सीजन जब निकले वो ग्रेफाइट रॉड से कम रिएक्ट करे और कोक पाउडर से ज्यादा रिएक्ट करे। पाउडर का नुकसान हो जाए पर रॉड की लाइफ बढ़ जाए। सो इंटेंशनली कोक पाउडर is spreaded
to increase, to allow it to react with liberated O2, as on increasing the surface area, rate of reaction of powdered coke increases and rods can be saved for long time. बोलो केमिस्ट्री में कितना कुछ सोचना पड़ता है प्रैक्टिकली करते वक्त। इतना सब कुछ ऐसा नहीं होता जो 9th-10th में पढ़ा मेटलर्जी में सब रटने वाली चीजें थी। हर चीज के पीछे रीजन है। अब यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अच्छा एक चीज और ही अब ध्यान से सुनना, जब भी कभी कोई आपसे पूछे ना एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन भी बता सकते हो, क्योंकि बनने वाला O2 कार्बन डाइऑक्साइड से तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ से, तो अब मैं अगर दोनों स्टेप्स ऐड कर दूं तो ये कट जाएगा। तो आपकी ओवरऑल एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, ऑक्साइड प्लस हाफ कार्बन प्रोड्यूसेस हाफ CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये दो स्टेप ऐड करके आप ओवरऑल रिएक्शन लिख के बता सकते हो, ये भी दिखा सकते हो, ये भी दिखाओगे और ओवरऑल ऐड करके भी बताओ। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यहां तक कोई डाउट? ग्रेफाइट वाला प्लैटिनम रॉड का भी प्लैटिनम इतना महंगा है और प्लैटिनम की एबंडेंस कितनी कम है एज कंपेयर टू कोक, ग्रेफाइट। मैं क्यों प्लैटिनम यूज करूंगा इतना महंगा, और वो भी वो जिसकी एबंडेंस इतनी कम हो। अब यहां पर एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल F माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्साइड से ज्यादा है, SO2। तो मुझे बता सकते हो एनोड पे किसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए? फ्लोरीन। फ्लोराइड की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या फ्लोराइड की ऑक्सीडेशन नहीं होती, जबकि फ्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्साइड से भी ज्यादा। एक्चुअल में एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म प्रपोज किया। ये सब कुछ सही है, ये कुछ गलत नहीं है, ये सब कुछ सही है जो आपने पढ़ा, कुछ गलत नहीं है। पर आपको कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या फ्लोराइड का ऑक्सीडेशन होता है या नहीं होता है? आंसर है होता है। फ्लोराइड एनोड पर ऑक्सीडाइज जरूर होगा और फ्लोरीन गैस बनती है। पर फ्लोरीन जैसे ही बनती है, फ्लोरीन इज वेरी वेरी पावरफुल, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द होल केमिस्ट्री। फ्लोरीन जैसे ही बनता है ये Al2O3 से रिएक्ट कर देता है और ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा। ये ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्यूमिनियम तो +3 स्टेट में है, ऑक्साइड -2 स्टेट में है। एल्यूमिनियम तो और ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता क्योंकि एल्यूमिनियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। तो ये फ्लोरीन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस बना के निकालता है 0 स्टेट में। खुद बताओ, -2 से 0 ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एल्यूमिनियम क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हुआ? क्योंकि एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी हाईएस्ट स्टेट में, इसकी तो और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं। तो फ्लोरीन एल्यूमिना में से ऑक्सीजन निकाल के AlF3 बनाता है। और अब अगर ये रिएक्शन होगी तो आप इसे बैलेंस कर सकते हो। आई थिंक फ्लोरीन AlF3, तो यहाँ 3 लगा देता हूं, यहाँ 2 लगा देता हूं, Al2 और ऑक्सीजन 3/2। इसलिए जो हमारा मोल्टन है ना, मोल्टन एल्यूमिना का कुछ पार्ट AlF3 में कंज्यूम हो जाता है, मतलब ये बना देता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब AlF3 का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। कैथोड पर एल्यूमिनियम ही रिड्यूस होगा। दिस विल गेट रिड्यूस्ड, दिस इज रिड्यूस्ड एट कैथोड। पर अगर फ्लोराइड की ऑक्सीडेशन होगी, फिर से फ्लोरीन बनेगी, फिर से फ्लोरीन एल्यूमिना से रिएक्ट करेगी,
AlF3 बनता जाएगा, मतलब एल्यूमिना का कुछ पार्ट AlF3 में कन्वर्ट होता जाता है, बट एनोड पे आपको ओवरऑल ऑक्सीजन ही मिलेगी, क्योंकि फ्लोरीन जो बनती है वो कंज्यूम हो जाती है Al2O3 से रिएक्ट करने में, और Al2O3 स्टेक करने में एक्सेस, क्योंकि ये हमारा मेन एल्यूमिनियम का सॉल्ट था, इलेक्ट्रोलाइट में मेन कंपोजिशन में ये है। इसलिए कभी भी फ्लोरीन एनोड पे लिबरेट होती नहीं दिखती, क्योंकि बनने वाली फ्लोरीन एल्यूमिना से रिएक्ट करके AlF3 बनाती जाती है, और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये एक्सेस में लिया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इसलिए एनोड पे फ्लोरीन बनती नहीं दिखेगी, एनोड पे हमेशा O2 दिखेगा, ये दिखेगा, क्योंकि ये ओवरऑल रिएक्शन एनोड पे हो रही है, तब भी O2 बनेगा। जो O2 बनेगा वो कोक से रिएक्ट करके CO2 बनाएगा। फ्लोरीन क्यों नहीं दिख रही लिबरेट होती? क्योंकि फ्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है, वो एल्यूमिना से रिएक्ट कर रही है, ये एक्सेस में लिया गया है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मिलके ये O2 और AlF3 बनाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन में एनोड पे O2 ही हर बार मिलेगी, पर ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, होता है। This is one of the very smart question which JEE Advanced should ask. Is that point clear to everybody sitting in the class? Yes sir. एक डाउट है सर। हाँ जी पूछो। सर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता जब वाटर होता है तो। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। मैंने क्या एक्वस सॉल्यूशन लिया? मैंने मोल्टन Al2O3 में कैल्शियम, मैंने पानी नहीं कहीं मिलाया हुआ भाई, मैंने एक्वस सॉल्यूशन तो लिया ही नहीं। तो मतलब जो अदर मीडियम है उसमें हो जाएगा, वाटर में नहीं होगा, क्योंकि वाटर में कॉम्पिटिटर खुद वाटर है ऑक्सीडाइज होने वाला। और दूसरी चीज, फाइनली तो मैं फ्लोरीन को -1 में ले आया ना, क्योंकि फ्लोरीन तो ऑक्सीडाइज करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर ये बना भी है, उसने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि फ्लोरीन तो रहेगी -1 स्टेट में, फ्लोरीन की स्टेबल स्टेट तो -1 ही है। फ्लोरीन के सामने जो आएगा, जो आ गया फ्लोरीन के सामने, फ्लोरीन ने उसको ऑक्सीडाइज करा देना, उसको रगड़ देना, क्योंकि इट्स ए मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Is this step clear to everybody sitting in the class? Yes, sir. अगर किसी ने आपसे पूछा क्या फ्लोरीन एनोड पे लिबरेट होती है, एक्चुअल में कहीं फ्लोरीन लिबरेट हुई, क्योंकि बनने वाली फ्लोरीन Al2O3 से रिएक्ट करके O2 बनाई जा रही है, और O2 ही आपको ओवरऑल एनोडिक रिएक्शन में दिखेगी, जो कार्बन को करोड कर देगी, ग्रेफाइट रॉड को। Is that point clear to everybody? Yes sir. अगर मैं इस सारी प्रोसेस में सब कुछ सेम रखूं, बस क्रायोलाइट में जो मैंने फ्लोरोस्पार लिया ना CaF2, अगर मैं वहां बेरियम फ्लोराइड ले लूं, तो ये प्रोसेस हूप्स प्रोसेस है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल टाइम हो चुका है, मैं यहीं पे क्लास वाइंड अप कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम का मेजर 90% एक्सट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, बस 5 to 10% हूप्स प्रोसेस सीखना है। बट आई होप आपको अभी तक का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो बिफोर आई फाइनली क्लोज द मीटिंग। एनी डाउट? नो डाउट? ओके, तो फाइनली गोइंग टू क्लोज द मीटिंग। थैंक यू वेरी वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब। सर ओके बच्चों, गुड बाय।